ठीक है, इसमें हम लोग ये देख रहे थे कि रिलेशन जो होते हैं ना, रिलेशनल डेटाबेस। अच्छा। आपको जो है वो और ज़्यादा जो है फैसिलिट किया गया, सही है। जब आपके पास सिंपल शिफ्ट हुआ डीबीएमएस से आरडीबीएमएस की तरफ। आर मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सही है। डीबीएमएस वही रहा, लेकिन उसके आगे आर लगा दिया गया। तो एक रिलेशन क्रिएट की गई कि आपके पास जो है वो अ, मतलब टेबल को रिलेट करके फिर डेटा रखा जाए, क्योंकि जब आपके पास रिलेशन नहीं थी तो आपके पास जो है वो प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी। तो डेटा एलिमेंट्स यानी फील्ड्स के दरमियान जो है वो रिलेशन दी गई, और इसी बेसिस के ऊपर जो है वो हमने ये भी देखी थी ERD, इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। मैंने बोला था फ्लो चार्ट जो है वो आप पढ़ते हैं, वो प्रोग्रामिंग के लिए पढ़ते हैं, उसके अंदर आप इफ देन एल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, फिगर या उसकी डिफाइन कर रहे होते हैं ग्राफिकली। लेकिन जब आप डेटाबेस की बात करते हैं तो इसके फ्लो के लिए भी आपको जो है एक मतलब ये फिगर या ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दी गई है, जिसका नाम है ERD, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब देखें ये एक जो मैंने आपको वो बताया था कि एनालिसिस होता है हर सॉफ्टवेयर को। पहले एनालाइज का मतलब ये है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। जब तक आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे, और आप ERP तो है नहीं कि कोई जनरल आपका सॉफ्टवेयर हो जिसके अंदर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, बल्कि आप कस्टमाइज बनाते हैं, और कस्टमाइज की वजह से जो है वो आपको स्पेशली मतलब ये कहा जाता है कि आप हमारा सॉफ्टवेयर बना के दे। तो कस्टमाइज के लिए डिफरेंट फर्म्स की, डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जब रिक्वायरमेंट होती है तो जिस तरीके से आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, यानी एल्गोरिदम राइट करते हैं, उसको सारी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, जो हमने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर देखी थी ये चीज़ें एल्गोरिदम की, जब हम राइट कर रहे थे। तो उसी हवाले से जो है अब आप डेटाबेस को भी डिज़ाइन कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डेटा जो है वो किस तरीके से जो है वो मैनेज किया जाए। तो इसके अंदर ये है कि ये इसकी अपनी एक अलहदा समझ लें कि फील्ड है डेटाबेस की, जिसके अंदर जो है ओरेकल और दूसरी कंपनीज भी हैं, वो आपको DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से जो है सर्टिफिकेशन देती है। लेकिन उसके अंदर आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, उनकी बुक्स पढ़ना पड़ती हैं। ओरेकल वाले जो अपना उन्होंने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, फिर उसके बाद ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद जो है वो MCQs बेस्ड होता है वो एग्ज़ाम, और ये नहीं होता कि आपके पास और लिमिटेड टाइम के अंदर होता है। तो वो फ़ौरन जो है आपको चेंज करना होता है। ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन के ऊपर हैं तो वहाँ पे आप हैं, आपको लिमिटेड टाइम होता है, उसी के अंदर सारे क्वेश्चन करने होते हैं, और मैक्सिमम जो नंबर आपके बनते हैं फिर वो आगे जाते हैं। तो उसमें क्राइटेरिया पास और फेल का भी होता है, डिफरेंट होते हैं। तो वो सर्टिफिकेशन आपको दे देते हैं, तो एक तरीके से वो सर्टिफिकेशन जो आपकी हेल्प कर रहा होता है जॉब के अंदर। लेकिन एक बात याद रखें, सिंपल ये जो सर्टिफिकेशन वगैरह होते हैं, अगर आपके पास BS MS ये डिग्रीज वगैरह ना हो तो फिर उसके उस मतलब उसके इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं होती इन सर्टिफिकेशंस की ना, कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का लेके चले जाएं, क्योंकि ये तो बहुत अरसे से हो रहा है, 90s से हो रहा है कि इन लोगों ने अपने सर्टिफिकेट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए थे। लेकिन जो आपके पास क्वालिफिकेशन जो डिग्री होती है यूनिवर्सिटी की, वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट की जाती है। तो जॉब की रिक्वायरमेंट बाहर से भी आती है, तो उसके अंदर यही होता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो MS है या BS है। उसके बाद फिर वो देखते हैं कि सर्टिफिकेशन जो है वो है या नहीं है। तो वो एक आप समझ लें कि सपोर्ट ज़रूर करता है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि अगर वो ही कर लिया जाए तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो मतलब एक तरीके से लेसेस मिल गया आपको जॉब का, ऐसी बात नहीं है।
लेसेस जो है वो इंटरनेशनली जो लेसेस है वो यही है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो 4 इयर्स की, प्लस उसके साथ अगर आपने मास्टर किया हो तो प्लस पॉइंट है, और फिर उसके बाद सर्टिफिकेशन चेक किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये आपने एनालाइज किया। लेट्स सपोज आप गए, आपने वहाँ जाके देखा कि वहाँ पे जो है कस्टमर आता है, लेट्स सपोज एक शॉप ही थी सिंपल, कस्टमर आता है वो ऑर्डर देता है और वो क्या करते हैं, आइटम जो है उसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये आपने क्या करा, फिगर, ये फिगर के थ्रू इसको जो है, क्योंकि अब आपको इसको सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। सही है, उसके दरमियान क्या होता है, उसके दरमियान आपका जो है बिजनेस लॉजिक होता है, मतलब जो आप क्यूरीज और जो आप उसका लॉजिक रखते हैं, जो उसकी कैलकुलेशन करते हैं, उनके लिए वो होता है। तो ये आपने कस्टमर, अब आपने देखें इसको किस तरीके से करा, कस्टमर जो है वो ऑर्डर देता है और उसके अंदर आइटम्स होते हैं। तो इसके अंदर एक कस्टमर है, मैनी ऑर्डर, एक कस्टमर एक से ज़्यादा ऑर्डर दे सकता है। तो ये लाइन जो है हमें डिफाइन करती है कि इधर जो है आपके पास एक कस्टमर दे रहा है लेकिन एक से ज़्यादा ऑर्डर दे सकता है, और एक ऑर्डर में एक से ज़्यादा आइटम हो सकते हैं। तो ये जो है रिलेशन इस तरीके से बन रही है। अगर आप ये रिलेशन यहाँ से चेंज करके यहाँ पे भी ये हटा दें और सिंपल इधर स्ट्रेट लाइन ही बना दें, सही है, इस तरीके का एरो वगैरह ना बनाए, तो इसका मतलब होगा एक कस्टमर एक ही ऑर्डर दे सकता है। तो आपकी ईआरडी जो है ये गलत हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि ऐसा नहीं होता कि आप किसी शॉप में जाएं और आप ऑर्डर करें तो वो ज़िंदगी में आप एक ही दफ़ा करें और दोबारा आप वहाँ जा ही नहीं सकते हो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसलिए आप जो रियलिटी में होता है उस हवाले से ही डेटाबेस बनाते थे। एक कस्टमर जो है वो एक से मैनी ऑर्डर दे सकता है और एक ऑर्डर में ना मैनी आइटम हो सकते हैं। अब ये भी नहीं, तो ये जो है हमारे पास ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये आपको क्या डिफाइन कर रही है कि यहाँ पे एक कस्टमर है, मैनी ऑर्डर्स दे सकता है ये। और अगर दोनों तरफ होता तो मैनी ऑर्डर्स मैनी कस्टमर दे सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा आपने ईआरडी के अंदर नहीं रखा। ठीक है, तो ये जो है ये रिलेशन ईआरडी ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इससे आप पूरा सिस्टम कैप्चर कर लेते हैं, पूरी डिटेल आ लगे। देखें, ये सिंपल जो है वो आपके पास अ, है तो एक फिगर, लेकिन ये हमें पूरा सिस्टम बता रही है कि अगर हम इसको समझने लगे। तो अगेन हमने ये कहा था ना कि भाई आपके पास एक ऐसी लैंग्वेज होना चाहिए इंटरनेशनली जो हर प्रोग्रामर समझे। तो हमने क्या डिज़ाइन करा था, फ्लो चार्ट डिज़ाइन किया था। ठीक है, और अब जो है वो आपके पास एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो समझ सकता है। अरे जब आप 5 राइट करते हैं तो उसके बाद जब नॉर्मल हो जाता है तो ओके या कोई ऐसा मैसेज भी कर दिया करें जिससे जो है ये पता चले। अब मैं मुसलसल देख रहा हूँ, ठीक है, साउंड नहीं आई थी, हाँ, ऐसे ओके कर देते हैं। तो फिर या ये करें ठीक है आवाज़ आ रही है, ये भी ज़रूर लिख दिया करें। सही है, क्योंकि मैं फिर अब थोड़ी देर के बाद फिर चेक करा तो वो वही 5 लिखा है, फिर मैं दोबारा जो है वो चेक कर रहा हूँ। तो जब गई वो तो सही है, आपने 5 राइट कर दिया, लेकिन अगर सही हो गई है तो उसके साथ ये भी लिख देंगे ठीक है अब वॉइस सही आ रही है। बल्कि एक काम करें, अच्छा चलें ठीक है यही लिख दिया करें ओके। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो ये हम लोगों को समझ में आ गया कि कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, उसके अंदर आइटम होते हैं। ठीक है, इसको मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, लेकिन अभी जो है वो हम कोशिश करते हैं कि इनवाइस के थ्रू जो है ना वो इनवाइस जो हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था इनवाइस, तो इनवाइस के थ्रू हम जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये जो चीज़ है ना यही हम जो है वो बना रहे होते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये क्या है, ये फॉर एग्जाम्पल ये कस्टमर है।
ठीक है, ये उसका ऑर्डर है। ये यानी कि इधर हम लिखते हैं ये आइटम है, ये क्वांटिटी है, मल्टीपल आइटम हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये ऐसी इनवाइस मिल जाए जो आपको, आप लोगों को सही तरीके से जो विजिबल हो। एक्चुअली ये जो है ना, लेट सपोज इसमें एक आइटम लिखा हुआ है, उसके बाद वो टोटल भी होगा, उसके नीचे टैक्स वगैरह जो कुछ भी ये कटे हुए ना, टैक्स काट के फिर आपको जो टोटल आप लोगों ने आपको पेड करना पड़ रहा है, तो ये इनवाइस होती है। ये देखें, ये इनवाइस तो यहाँ पे ऐसी है। अच्छा, ये मैनुअली दी जाती है, लेकिन अगर आप इसको कंप्यूटराइज करेंगे तो इसको जो है हमने इस ये जो ये यहाँ पे यही हो रहा है। आपका जो फॉर्म बनेगा वो ऐसे ही होगा। देखें, कस्टमर, ऊपर आपने जो है कस्टमर की इनवाइस इधर डाला थी, सही है ना। ठीक है, इसी टाइप की इनवाइस है ये। इन्होंने रेट लिखे हैं, क्वांटिटी लिखी है और ये लिखा है। और टोटल अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो आपको पता है वो ज़्यादा आ जाता है, अमाउंट बढ़ता चला जाता है फिर आखिर में, जिस तरीके से हम नॉर्मली लेते हैं ना। तो ये इनवाइस है। अब इसको हम कंप्यूटराइज करना जा रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को हमें कंप्यूटराइज करना है। तो कंप्यूटराइज करने के लिए हमने क्या करा, ये डेटाबेस। अब इसके अंदर जो है ना, समझने वाले समझ सकते हैं, जैसे डेटाबेस आप डीबी है या ईआरडी तरीके से समझते हैं तो आप समझ जाएंगे। ये कस्टमर जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है, ऑर्डर। अच्छा, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपका फॉर्म ऐसे बनेगा। फॉर्म जो है, जो कि आपका क्रिएट करेंगे, ये क्या होगा, ये आपके पास जो है, चाहे आप वेब पे ले रहे हो, सही है, ई कॉमर्स की साइड बना रहे हो, चाहे आप जो डेस्कटॉप पे बना रहे हो, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे कम्बो होगा, कस्टमर की लिस्ट आ रही होगी। यहाँ से हमने सेलेक्ट करा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करा तो आपके पास जो आइटम है उसकी लिस्ट आ रही होगी। यहाँ से सिलेक्ट करा, ठीक है, मैं वो बता रहा हूँ कि आपका कंप्यूटर प्रोग्राम जब बन जाए, उसके बाद रेट उसका खुद ही आ जाएगा, जो डेटाबेस में सेव होगा। क्वांटिटी आप इसमें इनपुट करेंगे, वो खुद ही मल्टीप्लाई कर देगा। फिर उसके बाद नीचे एक और कॉम्बो आ जाएगा, उधर से आप दूसरा आइटम सेलेक्ट करें, दूसरा करेंगे तो फिर रेट उसका खुद ब खुद डेटाबेस से आ जाएगा जो सेव हुआ है। आपने खाली क्वांटिटी इनपुट करनी है, सही। क्वांटिटी जैसी आप, बल्कि क्वांटिटी के ऊपर भी नंबर आ रहे होंगे, 1 से लेकर लेट सपोज 100 तक, या जितने भी आप देना चाहें वो आप, मतलब ये काम जो है ये आप लोगों का है कि कंपनी को इस तरीके का जो सॉफ्टवेयर है वो बना के देना, ये आपका काम है। कि उनके जो स्क्रीन के ऊपर है इस टाइप का फॉर्म आ रहा होगा, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो कस्टमर आ जाएगा। वेंडर, अगर वेंडर यानी जिससे खरीदे उसकी इन्फॉर्मेशन है, तो जैसे ही आइटम सेलेक्ट करेंगे तो खुद ब खुद वेंडर आ जाएगा कि किससे लिया हुआ। अब देखें, ये चीज़ कहलाती है ऑटोमेशन। वो आप लोगों को क्यों पेमेंट कर रहे हैं, वो इसलिए पेमेंट कर रहे हैं कि आपको जो है वो मैक्सिमम, मतलब ये है कि जो उनके इनपुट्स हैं वो यूज़र को ना देने पड़े, ठीक है, ये यूज़र्स को ना देने पड़े। अब यहाँ से एक कम्बो से सेलेक्ट हुआ, उनको नहीं मालूम कि उनके पास अभी जो है वो कौन सा जो कस्टमर है, सो ऑन। यहाँ पे आपके पास कस्टमर की लिस्ट आ गई, इनवाइस नंबर भी ऑटो जनरेट हो गया, ठीक है। ये भी अब आपको नहीं, ये डेटाबेस से जो इंक्रीमेंट हो गया। डेट सिस्टम से खुद ब खुद इधर आ गई कि ये डेट है करंट, और ये टाइम इस टाइम के ऊपर है। अच्छा, ये इनवाइस है तो इस पर ड्यू डेट भी लिखी है, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो क्रेडिट के ऊपर भी देते हैं कस्टमर्स को, तो उन्होंने ड्यू डेट भी लिख दी है। ये भी सिस्टम में सेव हो गई, सही है। अब आपने क्या करा, इधर से प्रोडक्ट नेम, यहाँ से आपने क्लिक करा, कम्बो से ये आ गया, ये लिखा हुआ आ गया। क्वांटिटी सिर्फ आपने डालनी है, प्राइस भी डेटाबेस में होते हैं, टोटल भी वो खुद कर लेगा, टैक्स उसके ऊपर जितना कटना है ये भी आपने डाला हुआ है ना, ठीक है। और उसके बाद ऐसे दो ये आइटम हो गए, दोनों का टोटल हो गया, यहाँ पे टोटल हो गया, टैक्स कितना डिडक्ट होगा, ये सब हो गया। अब ये ऑटोमेशन इसमें क्या है, इसमें ये है कि अगर ऑटोमेशन नहीं होता और मैनुअल होता, तो मैनुअल के अंदर तो आपको ये करना पड़ता ना कि कस्टमर का उससे नाम पूछते हैं हम जनरली, फिर यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी, कौन सा आइटम लिया हुआ है, उसके बाद उसकी क्वांटिटी आइटम, ये आप कर रहे होते हैं। लेकिन अब ये तमाम जब आप इधर सेव का बटन क्लिक करेंगे, ये पूरा ऑर्डर का पूरा ऑर्डर जो है वो आपका सेव हो जाएगा। और इस चीज़ के साथ सेव होगा कि इसकी ड्यू डेट क्या है, या पेमेंट आ गई है, तो पेमेंट का भी आप ऑप्शन रखेंगे कि पेड जो है वो चेक कर लेंगे कि पेड जो है वो हो गया। और अनपेड होगा तो वो ऑटोमेटिकली अनपेड होगा। यही ड्यू डेट आपको जो बता रही होगी कि यानी खुद मैसेज जनरेट हो जाएगा कि इस कस्टमर का जो ड्यू डेट है। तो ऑटोमेशन यही है जो कंप्यूटराइज लोग करवाते हैं अपना प्रोग्राम। यही चीज़ मैनुअल हो रही है और यही चीज़ कंप्यूटराइज हो रही है। कंप्यूटराइज में क्या हो रहा है, सिंपली एक 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 क्लिक के ऊपर काम हो रहेगा। उसको जो यहाँ पे बैठा है उसको कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सिंपल ऑर्डर है, उसके यहाँ पे लिस्ट आ रही है तमाम के तमाम आइटम्स की जो जो उसके पास है। एक दो दफ़ा देखता है उसके खुद ही ध्यान में, वैसे तो नॉर्मली मैनुअली जो काम कर रहे होते हैं उन्हें भी पता होता है।
वो लेके आ जाता है। सही है, प्राइस उसको याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ टोटल ऑटोमेटिकली हो रहा है, बस उसने सेव का बटन क्लिक करना है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन सेव हो गई। और ये जो कुछ भी है जब ये पेड हो जाएगी तो इसका मतलब ये रेवेन्यू हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा, फिर एंड के अंदर जो आप एक्सपेंस दूसरे मॉड्यूल में या दूसरे फॉर्म पे डालेंगे तो वहाँ से जो है आपके पास एक्सपेंस भी कैलकुलेट होते रहेंगे। एट द एंड वो क्या करेगा, वो जो आपके पास मैनेजर वगैरह है ना, वो क्या करेगा, वो क्लिक करेगा बैलेंस शीट के ऊपर या इनकम कितनी हुई, इनकम स्टेटमेंट, इस तरीके की चीज़, जैसे ही वो क्लिक कर देगा तो वो उसको शो कर देगा। तो ये है एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट होती है। अब वेब के ऊपर ये होती है, तो वेब के ऊपर अब यही हो रही होती है कि वेब के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो अब आपका टर्मिनल कहीं पे भी हो सकता है। सही है, फिजिकली अब आप दूसरी जगह भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप कंपनी के अंदर हो। तो ये आपके पास जितने स्टोर्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर जो कुछ हो रहा होता है तो उनका जो डेटा है वो एक सेंट्रलाइज डेटाबेस के अंदर जा रहा होता है, उसका भी बैकअप रखा जाता है कि खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाए तो वो डेटा जो है वो आपका सेव है, या फिर किसी क्लाउड से लिया जाता है, क्योंकि क्लाउड जो है वो बहुत ज़्यादा बैकअप्स रखते हैं और वो मतलब गारंटी देते हैं कि आपका डेटा जो है ना, हम अगर आपको ज़रूरत हुई खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया तो उनके पास मल्टी बैकअप ऐसी नहीं होती है कि वो आपको बैकअप से आपका डेटा वापस कर दें। तो ये तमाम चीज़ें हैं, यही चीज़ जो है ना प्रोग्रामिंग है, यही ऑटोमेशन है। अब आप जो है इसके अंदर, इसके बैकग्राउंड के अंदर क्या है, इसके बैकग्राउंड में आप वही चीज़ जो सी शार्प में सीख रहेंगे, इफ वाइल डू, ये कॉन्सेप्ट आप लेके जा रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी हेल्प करेंगी। सही है, ये वाली बात, ये वाली जो एग्जाम्पल समझ में आई है तो वो लोग 3 लिख के बता दें ताकि पता चले कि एग्जाम्पल समझ में भी आई है या नहीं है, डेटाबेस और प्रोग्रामिंग क्या होती है। चलें ठीक है, बहुत सारे बच्चों की समझ में आई है, अच्छी बात है। कभी हुआ तो फिर मैं वैसे इसको और ज़्यादा डिटेल में या कोई पीपीटी बना के बता दूंगा। तो ये हमारे पास ये तमाम चीज़ें हो गई हैं। अब आपने देख लिया कि इसकी कितनी अहमियत है, इसके बेस के ऊपर जो पूरा सॉफ्टवेयर चल रहा है। और ये असल में ये भी अगर आप देखें तो ये बहुत कम टेबल है, इससे भी आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा टेबल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब ज़रा देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज में अगर आप देखें तो ये रिलेशनल डिज़ाइन क्यों डिज़ाइन किया गया है? सही है, अवॉइड मल्टीपल कॉन्सेप्ट विद इन वन रिलेशन। असल में ये जो पहले आपको प्रॉब्लम आ रही थी जो मैंने भी डिस्कस की उसके अंदर बहरहाल ये प्रॉब्लम थी कि आपका डेटा जो है डुप्लीकेशन फिर भी हो जाया करता था, सिवाय इसके कि वो सेंट्रलाइज था, लेकिन उसके अंदर नाम डुप्लीकेट हो जाते थे, उसके अंदर सैलरीज डुप्लीकेट हो जाती थी। तो इस चीज़ को भी अवॉइड किया जाना चाहिए। रूल ये होना चाहिए जैसे आपका नादरा का है तो नादरा में आपका जो CNIC है वो सबका यूनिक है, तो इसका मतलब है नादरा के अंदर जो है आप सब हम सब लोगों का एक ही रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। सही, जितने हम लोग हैं पाकिस्तान में सब, और जिन जिन के NIC बनेंगे सबका एक ही रिकॉर्ड है। तो आपके पास जो है रूल डेटाबेस का पहला ये है कि आपके पास एक ऐसी की होनी चाहिए जिसकी वजह से जो है वो रिकॉग्नाइज करे और वो डुप्लीकेट ना हो। मिसाल के तौर पे आपका स्टूडेंट आईडी है, आपकी जो डेटाबेस PF के ऊपर है उसके अंदर आपका स्टूडेंट आईडी है, वो डुप्लीकेट नहीं है किसी का। जी, उसको हम कहते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की का प्राइमरी की, अच्छा एक बात तो ये कि की क्या होगी, की किसको कह रहे हैं, फील्ड को कह रहे हैं। जैसे ये एम्प्लॉय आईडी है ना, तो जो डुप्लीकेट नहीं होगी इस फील्ड को क्या कहेंगे, प्राइमरी की कहेंगे। और इस वाले टेबल के अंदर अगर आप देखें इसमें भी कोई जो है आपके पास डुप्लीकेट नहीं होगी, यानी डिपार्टमेंट आईडी भी यूनिक है और एम्प्लॉय आईडी, तो इससे क्या होता है कि कोई रिकॉर्ड जो है वो डुप्लीकेट नहीं होता है। अब इन दोनों को जब हम रिलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो रिलेशन बन जाएगी। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो है वो हम देखते हैं कि इसके अंदर ये टेबल्स आपके पास बने हुए हैं, इस प्रॉब्लम्स को जो है वो देखें, ये है रिलेशन। जब आपके पास जो है रिडंडेंसी का वर्ड मैंने आपको याद है कब यूज़ किया था, जब मैंने कहा था कि डुप्लीकेशन हो जाती है। तो देखें ये डुप्लीकेशन कैसे हो रही है, जैसे इन्होंने एक ही फील्ड में रखा है, इसी में देखें एम्प्लॉय आईडी है, इसी में नेम है, एड्रेस है। सही है, प्रोजेक्ट नंबर या जो भी है SSN उनकी और कोई आईडी है, जॉब आईडी, जॉब टाइटल, ठीक है इसी में। और इनका जो स्टार्ट टाइम किसी प्रोजेक्ट का क्या होगा और एंड टाइम जो है वो क्या होगा, यानी एंडिंग डेट क्या होगी। तो इसकी वजह से जैसे ये है, इसका नाम अब पता नहीं जितनी दफ़ा भी ये कोई काम करेगा तो ये वाला नाम जो है वो बार बार आएगा, इसकी आईडी भी जो है वो रिपीट होगी। ऐसी जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ये देखें ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है ये भी रिपीट हो रही है, ये भी डेटा डुप्लीकेशन हो रही है। सही है ना। तो
ये तमाम में इस चीज़ से बचने के लिए है। अब रिलेशन है तो रिलेशन सिस्टम ने आपको क्या एडवांटेज दिया, ये ज़रा समझने की कोशिश करें। ये एम्प्लॉय आईडी, जॉब टाइटल और डिपार्टमेंट, एक्चुअली ये क्या था, ये एक्चुअली वो फील्ड्स होती हैं जिसको आप एनालाइज करके ये बताते हैं कि इन फील्ड के ऊपर या इन आईडीज के ऊपर अगर हम प्राइमरी की बना के अलग अलग टेबल में रखें तो हमें जो है वो ये आसानी हो जाएगी कि हम रिलेशन भी बना सकते हैं और डेटा भी डुप्लीकेट नहीं होगा। तो अब जो एम्प्लॉय आईडी और जॉब टाइटल को यहाँ पे रखा गया और जॉब टाइटल और डिपार्टमेंट को यहाँ पे रखा गया, यानी ये डिकम्पोज आप कर रहे हैं ना, डिकम्पोजिशन। एक टेबल को जो है वो डिकम्पोज किया जा सकता है। सही है। अब देखें इसका एडवांटेज क्या हुआ। एम्प्लॉय का हमने अलग बना दिया, जॉब का अलग बना दिया। अच्छा, इन दोनों के बेस के ऊपर आपके असाइनमेंट या प्रोजेक्ट का अलग बना दिया। अब हो क्या रहा है, ये समझ लें, ये सारे जो प्रोग्रामर हैं, सही, ये जो फर्स्ट प्रोग्रामर है इसका एड्रेस, इसकी इन्फॉर्मेशन, अब ये कभी भी हम इसमें डुप्लीकेट नहीं करेंगे, इसमें इनकी यूनिक इन्फॉर्मेशन ही रहेगी। सही है। एम्प्लॉय आईडी क्योंकि यूनिक आपने कर ली है तो इसके अंदर जो है, अब उसमें क्या था, उसमें ये चीज़ नहीं थी, उसमें जो थी ये चीज़ हमारे पास कॉपी हो रही थी, ये देखें यहाँ पे ये कॉपी हो रही है, उसका नाम भी कॉपी हो रहा है, अब नहीं होगा कॉपी। अच्छा, जॉब आईडी, जॉब आईडी यहाँ पे डिफरेंट क्रिएट होती चली जाएंगी, जैसे जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या डेजिग्नेशन है। सही है। ये सेक्रेटरी है, फ्लोर मैनेजर है। सही है। उन्होंने स्किल कोड्स वगैरह भी रखे हैं और डिपार्टमेंट भी यहाँ पे रखा है। अब देखें हो क्या रहा है, यहाँ से हम क्या लेके आएंगे डुप्लीकेशन बचाने के लिए, या रिलेशन जो है वो आपके पास यूनिक रहेगी। यहाँ से इसका हमने कोड राइट करा एम्प्लॉय आईडी का, और यहाँ से जो इसकी जॉब आईडी जो उसको असाइन हुई है वो राइट कर ली, यानी जो जो उसको करंट टास्क दिया गया है, और इन इसके ऊपर स्टार्ट डेट और एंड डेट लिख दी। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि लेट सपोज मुझे जो है इस टेबल से मुझे चाहिए कि एम्प्लॉय जो है वो कौन है, तो मैं क्या करूँगा, इस की बेस पे इसमें सर्च करके बता सकता हूँ कि कौन है, लेकिन मैं डुप्लीकेशन से बच गया। अब अगर मैं जो जॉब को सर्च कर रहा हूँ तो जॉब जो है वो मैं इस की से बता सकता हूँ कि कौन सा जॉब है, तो बच गया। तो ये जो है इसकी वजह से ये इससे रिलेट हो गया, इससे भी रिलेट हो गया और ये इससे भी रिलेट हो गया, यानी ये भी रिलेट हो गया और ये भी रिलेट हो गया। तो ये जो चीज़ है डीकम्पोजिशन आपने इस तरीके से कर लिया कि कोई चीज़ भी जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो रही। तो ये एक हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि आपको डीकम्पोजिशन करना पड़ता है या रिलेशन को जो है वो, अब इसको, ठीक है। रिलेशनल डिज़ाइन क्या करता है, आपके पास जो ये कॉन्सेप्ट होता है कि डुप्लीकेशन होगी उसको मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब डुप्लीकेट। सही है। ये किस चीज़ की तरफ जाता है, ये डुप्लीकेशन ऑफ डेटा की तरफ जाता है। अच्छा, अब आप देखिए, अगर आप ये कोशिश करें कि एक रिकॉर्ड या टपल में डिलीट कर लूँ, रिकॉर्ड या टपल, सही है, एक ही वर्ड है ये, डिलीट कर लूँ तो उससे जो है वो आपके पास नेसेसरी इंफॉर्मेशन भी कभी कभी डिलीट हो सकती है। तो क्या आप करते हैं, डीकम्पोजिशन। सही है। कॉलम्स को ऐसे डिवाइड कर लें जो कि दो या उससे ज़्यादा, रिलेशन क्या बताया था आपको, टेबल्स, दो या उससे ज़्यादा टेबल्स के अंदर हो। सही है। तो वो जो है वो आपके पास जो नेसेसरी ज़रूरत है वो रिलेशन जो है वो, और ये जो लॉस लेस, सही है, या नॉन लॉस डिकम्पोजिशन, इसका क्या मतलब है, हम इस तरीके से इसको डिकम्पोज करेंगे, यानी इसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो लॉस ना हो किसी भी सूरत से। तो अब देखें ये जो डिकम्पोजिशन की एग्जांपल दी गई है इसमें बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन हो रही थी। तो ये क्या करा, एम्प्लॉय आईडी, नेम और ये एड्रेस, ये जो शुरू की फील्ड है ना, ये इसमें रख ली गई। बाकी जॉब आईडी ये वाला जो है इसको दूसरा टेबल बना लिया गया। इसको एम्प्लॉय आईडी को और जॉब आईडी को इधर रख के इसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट, ये क्या किया गया, ये जो है आपके पास तीसरा ही असाइनमेंट टेबल हो गया। तो अब इस एम्प्लॉय को ये असाइनमेंट दिया गया है, उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट ये है। तो इस तरीके से जो है रिलेशनल डेटाबेस जो है आपको एक एडवांटेज देती है कि आपकी डुप्लीकेशन से भी बचाती है और आपको यूनिकली डेटा, और यूनिकली डेटा भी होता है, और वो उसको जो है वो रखने के मतलब ये रखते हैं तो आपको कोई किसी किस्म का मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन हो जाता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है लॉस नहीं होती। बाकी ये है कि ये तो सिंपल वही है कि आप जो है वो अभी सिलेक्ट की जो हमने कमांड की थी, सही है। तो ये सिलेक्ट की कमांड की जो है वो डिटेल दी गई है, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू, देखें ये लिखा हुआ है ना, तो देखें ये एम्प्लॉयज बहुत सारे थे लेकिन इसके अंदर जो ये वाली आपके पास आईडी थी, ये वाली 34Y70, तो ये वाली आईडी जो है ये सिलेक्ट होके आ गई।
ठीक है। और इसी तरीके से जो है वो डिफरेंट वेज के अंदर जो है वो क्यूरीज लगा सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। सही है। अच्छा, ये जो है इसके बेसिस के ऊपर ज्वाइन हो, तो ज्वाइन का क्या मतलब, ज्वाइन का मतलब यही है कि ये आप क्यूरी के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने क्या करा है, दो टेबल को ज्वाइन करा हुआ है, एक एम्प्लॉय आईडी से किया हुआ है और एक जॉब आईडी से किया हुआ है। तो ये ज्वाइंस बन जाते हैं। ज्वाइंस की वजह से जो है आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या इन्फॉर्मेशन एक क्यूरी में भी पॉसिबल है, और ये जो है आपके पास टेबल्स में भी पॉसिबल है। लेकिन ये है कि ये बात समझ में ऐसी आएगी कि इसको एटलीस्ट आप 2-3 दफ़ा इस एग्जाम्पल को देखेंगे इसमें हो क्या रहा है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया ना कि ये देखेंगे, ये तीनों टेबल एक साथ है, तो इसको क्या किया गया, इसको एम्प्लॉय, ये 4 फील्ड अलग, ये 4 कॉलम अलग कर लिए गए, ये 4 कॉलम अलग कर लिए गए, बाकी रिमेनिंग ये दो जो है ना, इसके साथ और इसके साथ ज्वाइन करके अलग टेबल कर लिया गया। तो आपके पास जो है लॉसलेस डिकम्पोजिशन हो गया। अच्छा, दूसरा जो है ये हम लोगों का डेटाबेस जो है वो पोर्शन एंड हो गया। आपके पास जो है कंप्यूटर नेटवर्क है। सही है। तो कंप्यूटर नेटवर्क थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं, फिर अटेंडेंस वगैरह ले लेते हैं क्योंकि टाइम मुझे पता है कि 3:10 हो गए। मैं सिंपल अभी फ़िलहाल तो डेफिनेशन ही दूंगा, उसके बाद जो है इसको फिर हम एंड करेंगे। वो आपको पता है। अच्छा, असाइनमेंट क्विज जो है वो जैसे अभी दिया था मैंने, ऐसे ही मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वो आप लोगों को मिल जाएगा। और बस क्विज में जो है वो यही तो बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल अभी लिखा हुआ है ना कि जॉब असाइनमेंट, वेयर जॉब असाइनमेंट इज इक्वल टू जॉब आईडी, इज इक्वल टू जॉब आईडी। तो ये हमने क्या करा है, हमने जो है ये ज्वाइन करा है असाइनमेंट को विद जॉब से। ये एक और एग्जांपल दी गई है, इसमें असाइनमेंट है एक रिलेशन है और जो है जॉब रिलेशन दूसरी है। तो ये क्या कर, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि टेबल के थ्रू भी ज्वाइन किया जा सकता है और क्यूरी के थ्रू भी कर सकता है। तो ये जो है आपके पास असाइनमेंट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, असाइनमेंट जॉब आईडी, असाइनमेंट डेट, टर्म डेट, जॉब आईडी। यानी कि इसका मतलब असाइनमेंट के साथ हम किसकी इन्फॉर्मेशन लेके आना चाह रहे हैं, हम जॉब की डिटेल देखना चाह रहे हैं। तो ये वो वाली एग्जांपल दी है। सही है अब्दुल्ला। मैं ग्रुप में इन्फॉर्म करता हूँ। आप पहले तो कोशिश ये करें कि कॉमन ग्रुप जो सर आजम वाला है ना उसमें सबके सब ऐड हो। जो ऐड नहीं है वो भी कोशिश करें कि ऐड हो जाए। मैं कोशिश ये करता हूँ पहले वहाँ पे दे दूँ, फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों के वो, क्योंकि वो 4 ग्रुप हैं आपके, डबल आईसीटी के 4 ग्रुप हैं, फिर वो अलग-अलग वहाँ पे। लेकिन अगर कॉमन में डाल देता हूँ तो बहुत सारे लोग, आप में से अगर चलें, आप में से कोई हो, वो सबसे पहला काम तो ये करे। ऐसे तो सीआर अगर देख ले तो वो कर लेंगे काम, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई करना चाहे तो वो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है असाइनमेंट से रिलेटेड, वो तो आप फौरन शेयर कर दिया करें ना। हाँ, मैं इस वीक में हो सकता है या तो एक क्विज दूंगा या फिर मैं जो है वो एक असाइनमेंट दूंगा, वो आपको आ जाएगा। मेरे ख्याल में असाइनमेंट शायद अभी ना दूँ, असाइनमेंट कंप्यूटर नेटवर्क के बाद दे दूंगा। लेकिन ये वाली जो चीज़ है क्विज क्विज, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया था कि मेरा अपना ये ख्याल था कि जो क्विज है, सही है, ये मैं उधर कैंपस के अंदर ले लूँगा, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, वो खाली ख्याल ही रह गया। तो अभी जो है वो इसलिए मैंने फिर ऑनलाइन दिया। आपकी जो कमिटमेंट है आप वो करें। सही है। मैं आप लोगों को जो है वो इसी तरीके से जो असाइन कर सकता हूँ कि जब ज़रूरत होगी किसी क्विज, तो वो मैं आपको दे दूँगा। अच्छा, ये आपके पास जो है एक ये एक कंप्यूटर है, ठीक है। इन टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज की कहाँ से प्रैक्टिस करें? अच्छा सवाल है। इनकी प्रैक्टिस ना करें, इनको स्टडी कर लें। और अगर आपको स्टडी करनी है, मतलब ये देखना है, तो आप जो है वो ई आर डी डायग्राम सिंपल इस तरीके से, मतलब अपनी स्टडी के लिए राइट कर सकते हैं यहाँ पे कि ई आर डी जो नेट के ऊपर आपको अवेलेबल डेटा होता है वो ई आर डी
सही है, डायग्राम ये खुद ही लिखा हुआ आ गया। अब ये स्टूडेंट से मुझे रिलेटेड चाहिए, लेट सपोज, तो ये स्टूडेंट से रिलेटेड जो है ना, लेकिन ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड, आप वैसे ये भी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं है कि इसमें जो उन्होंने फील्ड भी बताई हुई है, लेकिन नॉर्मली जिस फॉर्मेट में हमने देखी है, एक्चुअली फॉर्मेट तो यही वाला होता है, और ऐसी बनती है कि इसके अंदर स्टूडेंट है, स्टूडेंट आईडी वगैरह है, इसकी रिलेशन बन रही है। ये देखिए, मैनी साइड है, ये भी मैनी साइड है, कोर्स है। सही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स ले सकते हैं। तो ये, अच्छा मेरे ख्याल में सैटरडे संडे को इसलिए ज़रा आसानी रहती है कि उसमें आप लोग 2 दिन होते हैं ना, फ्री होते हैं, तो इसलिए मैं ऐसे टाइम पे अपलोड करता हूँ कि, और आपको पता है टाइम भी मैंने संडे का एंड तक दिया था। सही है, तो क्विज में भी टाइम जो है एंड तक दिया था, उस दिन मैंने वापस नहीं दिया था। तो ये आप अपनी जो है ना, वो जो भी पाते हैं कोशिश करें कि टाइम हो उसी के अंदर आप दे दें। सही है, अब ये तो नहीं है, अगर हाँ चलें वो वाली क्लास होती, फिजिकल क्लास होती, तो मैं क्लास में ले भी लेता और क्लास ही के अंदर, वो तो वो उस लिहाज से तो चलता है। लेकिन अब हैं ही हम लोग ऑनलाइन, तो क्या करें उसके अंदर जो है वो। अब मेरी लास्ट क्लास जो है थर्सडे को ख़त्म होगी। सही है, और फ्राइडे को मैंने कोई फील करा कि आप लोगों को ज़रूरत है तो दे दूंगा, तो अब इसमें कोई ऐसा इश्यू की बात नहीं है, या सैटरडे को ना दें, संडे को ना दें। सही है, जो भी है आप कोशिश करें, मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये ऐसा है तो ना कि आपके पास ऑनलाइन है, आपने तो सॉल्व करके देना है। ये तो नहीं है कि आपको क्लास में बिठा के जो है वो लिया जा रहा है। उसमें तो चले ऐसी बातें चलती हैं कि सर एक आध दिन जो है वो आगे बढ़ा दें, या अगले वीक ले लीजिएगा, अगर किसी किसी की तैयारी नहीं है, वो तो उसमें चल जाता है। ये तो इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये ऐसी बातें ना कोशिश क्या करें, अवॉइड करें कि ये सैटरडे संडे को जो है ना वो और कमिटमेंट है, ये इस तरह की कोशिश ना, इस तरह की आप वर्डिंग लिखते ना। मैं सैटरडे संडे को सिर्फ, उसमें आप लोगों की आसानी होती है। इवन ये था कि कुछ लोग जो थे सैटरडे को जब मैंने दिया था तो नहीं थे, तो उन लोगों को किसी ने ये बताया कि अभी सबमिट करना है। सही, क्योंकि बात तो हुई थी 6 बजे की, पहले मैं कह रहा था, फिर मैंने जो है वो कर लिया। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो कंप्यूटर्स है, एक कंप्यूटर है, ठीक है। जब एक कंप्यूटर है तो नेटवर्क नहीं है। जब हमने जो है वो ये कर लिया, यानी कनेक्टेड कर लिया, तो कंप्यूटर नेटवर्क बन गया। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क का क्या मतलब है? वन और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड विद वन अनदर, एक दूसरे से ना कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड है। अब ये कनेक्ट तो हो गया। अब इसको थोड़ी देर के लिए ये समझ लें कि ये आपके पास जो है वो मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन जो है वो कनेक्टेड होता है। मोबाइल फ़ोन जो कनेक्टेड होते हैं तो फिर जब कॉल जा रही होती है तो फिर वो कनेक्टेड होता है। जब आपके पास जो है वो एक कॉल जाके दूसरी कॉल के पास जो है वो लग जाती है, यानी जब वो फ़ोन रिसीव कर लेता है तो ही कनेक्टेड होते हैं, और अगर वो रिसीव नहीं करता तो कनेक्टेड नहीं होते। तो यही जो है सिस्टम का भी होता है सिलसिला, कि कनेक्टेड जो है वो इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब कनेक्टिविटी हो जाती है तो फिर आप हेलो कहते हैं, यानी हेलो क्या, डेटा कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, वहाँ से भी जवाब आता है हेलो। तो ये क्या चीज़ है, ये कहलाती है डेटा कम्युनिकेशन। तो ये जो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क, सही है, पहली डेफिनेशन क्या है, ये जो अभी मैंने फिगर में समझा, कनेक्टिविटी बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स। सही है, दो या उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्ट हो तो क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क। सही है, डेटा कम्युनिकेशन क्या है, दी मूवमेंट ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, यानी पहले आपने कॉल की, दूसरे ने रिसीव करी, उसके बाद ही तो आप हेलो कहेंगे। ऐसा तो नहीं होता कि वो रिसीव नहीं करे, आप अपनी बात खत्म करके फ़ोन रख दें। तो इसलिए जो है कनेक्टिविटी पहले है, उसके बाद जो है वो डेटा कम्युनिकेशन। अच्छा, अब 3 मिनट रह गए, अटेंडेंस की तरफ चलते हैं तो सही है, लेकिन अटेंडेंस जो है वो आपको, चलें ट्राई कर लेते, 3 मिनट में हुई तो हो गई, वरना फिर एक दफ़ा दोबारा आ जाएंगे। 3 मिनट उसमें रह गए, हाँ 3 मिनट रह किस में गए, 3 मिनट जो है वो जूम जूम की जो टाइमिंग है ना उसमें रह गए।
आपकी है 12। ठीक है। अच्छा, अली अकबर ने तो दे दिया, मैंने अटेंडेंस लगा भी दी, सही है। हन्नान फातिमा, ये भी आए हुए हैं, ये भी आए हुए हैं, और मोहम्मद ये भी आए हुए हैं। अब मुझे ज़रा ये ट्राई करना था कि मैं ये पहले चेक कर लूँ कि कौन कौन जो है मैं समझता हूँ कि प्रेजेंट है। उसके बाद कोई बचेगा तो फिर वो अपना बता देगा। सही है। जो इस वक्त प्रेजेंट है, या जो एक दफ़ा इन हो चुके हैं ना, पहले मैं उन लोगों को खुद ही लगा देता हूँ, जिन लोगों को मैं थोड़ा जानने लगा हूँ। बाकी ये है कि वैसे एक एडवांटेज है, वो जो आते जाते रहते हैं ना आप लोग, तो उसमें इन हो रहे होते हैं आप बार बार, तो उसमें भी नाम नज़र आ रहे होते हैं, उसमें भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। अच्छा, जिनकी मैं लगा दूँ ना, उसके बाद जो बचे फिर वो मुझे बता देना कि हम लोग जो है हमारी नहीं हुई है, क्योंकि अब थोड़े जहन में भी नाम आने लगे। पता नहीं ये अनस वो वाले हैं या अनस ये वाले हैं, अभी खैर कंफर्म हो जाएगा, दोनों में से एक तो अनस होगा। अब्दुल्ला भी हैं, सही है, अब्दुल्ला भी हैं, और मोहम्मद अली भी हैं, ठीक है, और जो है वो अब्बास भी हैं, अली मोहम्मद भी हैं। अब भाई और लोग